जो पाकिस्तान जिस तरह का सवाल पूछता है वही सवाल ये क्यों पूछते हैं। हमारे नेताओं के बारे में कहते हैं कि हम पाकिस्तान पर ज्यादा बोलते हैं और आप पाकिस्तानियों के बयान की कार्बन कॉपी दे रहे हैं। 80 के दशक में आप भारत के इतिहास को निकाल लीजिए, सबसे ज्यादा दंगे और फसाद किसी दशक में हुए तो 80 के दशक में हुए। वो जनरल डायर की तरह वहां गोली चल गई, वो कांग्रेस का ही दौर था। बिहार तक में आपका स्वागत है। आज हम अपने मेहमान के साथ हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। शाहनवाज जी, आज आपसे बातचीत करने का सबसे प्रमुख कारण जो है वो राहुल गांधी का बयान है। राहुल गांधी ने अमेरिका में जाके कहा है कि भारत के मुसलमान सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि जो मुसलमानों की आज स्थिति है, यानी कि बीजेपी के शासन में जो स्थिति है, वही स्थिति दलितों की 1980 में हुआ करती थी। एक तो पहले वो इंदिरा जी और राजीव गांधी जी 80 के दशक में प्रधानमंत्री रहे और उन पर वो सवाल उठा रहे हैं कि दलितों की हालत बहुत खराब उन्होंने कर दी थी, ये कबूलनामा है उनका। दूसरी बात, 80 के दशक में आप भारत के इतिहास को निकाल लीजिए, सबसे ज्यादा दंगे और फसाद किसी दशक में हुए तो 80 के दशक में हुए। भागलपुर का दंगा कब हुआ? 80 के दशक में। मेरठ का दंगा, मलियाना का दंगा, भिवंडी का दंगा, ये 80 के दशक में तो दंगे ही दंगे थे। मुरादाबाद में ईदगाह पर नमाजी गए थे नमाज पढ़ने और इंदिरा गांधी जी की हुकूमत थी और वीर बहादुर सिंह वहां थे, वीपी सिंह थे तब मुख्यमंत्री, और गोली चला दी गई। और जो सिर्फ नमाज और टोपी लेके नमाज पढ़ने जाता है, वो जनरल डायर की तरह वहां गोली चल गई, वो कांग्रेस का ही दौर था। भागलपुर में मुसलमानों को मारकर उस पर गोभी की खेती कर दी गई और बड़े दिनों तक उसको लेकर बड़ा विवाद देश में रहा और भागलपुर के दंगे के वजह से ही मुसलमानों ने कांग्रेस को अपने दरवाजे पर बैठाना बंद कर दिया और कांग्रेस बिहार में खत्म हो गई। आप जानते हैं कि कितना बड़ा दोष था कांग्रेस का उस दंगा को कंट्रोल नहीं किया। तो 80 के दशक में दंगे तो ज्यादा हुए। 80 के दशक में ही 84 में सिखों को बूचर्ड कर दिया गया। सिख भाइयों के छोटे छोटे बच्चों के गर्दन में स्कूटर का टायर जला के डालकर उनको जिंदा जला दिया गया। दुनिया में इसकी कोई मिसाल नहीं। मैं बोलता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सबसे बुरा काल अगर माइनॉरिटीज के लिए, चाहे वो सिख अल्पसंख्यक हो या मुस्लिम अल्पसंख्यक हो, वो दौर था तो वो 80 का दशक था। और राहुल गांधी जी, आज कहीं पर कोई दंगा नहीं है, फसाद नहीं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश आगे बढ़ रहा है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश तरक्की कर रहा है। लेकिन जानबूझकर राहुल जी भारत का झंडा रखकर और भारत के झंडे के नीचे भारत की बदनामी कर रहे हैं कि भारत में बहुत मुसलमान परेशान है। राहुल जी, किस मुसलमान ने आपको कहा है? हम लोग तो कम्युनिटी के बीच में रहते। देने के पीछे क्या उनका क्या ध्येय क्या रह सकता है, उद्देश्य? मैं तो कहता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी से सीखते ना। जब विपक्ष के नेता थे, पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा किया था, तो उस वक्त लीडर बन के यूएन में गए थे और भारत के पक्ष को रखा था, मजबूती से रखा था और भारत में माइनॉरिटीज के राइट के बारे में बताया था जाकर। और आप विपक्ष के नेता हैं तो एक तो आप राजीव गांधी जी और इंदिरा गांधी जी की सरकार के बारे में बोल रहे हैं वहां 80 के दशक के बारे में। और आज जब सबका साथ है, सबका विकास है, सबका विश्वास है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अनाज मिल रहा है तो सबको मिल रहा है 5 किलो। कोई जात धर्म पूछ रहा है? अगर आयुष्मान भारत का कार्ड मिल रहा है सबको मिल रहा है, पक्का मकान मिल रहा है तो सबको मिल रहा है, 6000 जो किसानों के बैंक अकाउंट में आ रहा है सबको मिल रहा है, महिलाओं को जो फैसिलिटी मिल रही है सबको मिल रही है। तो कहां पूछा जा रहा है? क्या कह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी जात धर्म की राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी इस देश की मिट्टी के लिए जीती है, देश की मिट्टी के लिए मरती है। लेकिन राहुल गांधी जी बाहर जाकर क्या कह रहे हैं? ये ऐसा बयान क्यों देते हैं? उन्होंने इसी तरह का बयान दिया था जब सर्जिकल स्ट्राइक में सवाल पूछा था, एयर स्ट्राइक पर सवाल पूछा। जो पाकिस्तान जिस तरह का सवाल पूछता है वही सवाल ये क्यों पूछते हैं? पाकिस्तान ने अभी कई फोरम पे भारत को बदनाम किया है कि भारत में मुसलमानों की हालत बहुत खराब है। वही बात ये कह रहे हैं।
तो आप भारत का पक्ष मजबूत कर रहे हैं या पाकिस्तान का पक्ष मजबूत कर रहे हैं? हमारे नेताओं के बारे में कहते हैं कि हम पाकिस्तान पर ज्यादा बोलते हैं, और आप पाकिस्तानियों के बयान की कार्बन कॉपी दे रहे हैं। यूएन जनरल असेंबली में जो अभी पाकिस्तान ने हमारे खिलाफ बोला, जो बिलावल भुट्टो ने भारत के मुसलमानों के बारे में जिस तरह की बयानबाजी की, उस तरह की बयानबाजी आप करेंगे तो क्या संदेश जाएगा? कहने का मतलब यह है कि उनका विदेश में जाकर अपने देश की शिकायत करना, छवि को नुकसान पहुंचाना है, यही है ना उद्देश्य? देखिए, मैं तो ताज्जुब में हूं कि वो भारत की छवि तो खराब कर ही रहे हैं इस तरह की बयानबाजी करके। वो बीजेपी की सरकार की छवि खराब करने की कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन वो राजीव गांधी जी और इंदिरा गांधी जी के 80 के दशक में वो भूल गए हैं कि उन्हीं के परिवार के लोग 80 के दशक में इस देश में राज कर रहे थे, और उन्होंने एक बात कबूल कर लिया कि दलितों की हालत बहुत बुरी थी। तो दलितों की हालत बहुत बुरी थी, उन्होंने कबूल कर लिया, और मैंने 80 के दशक में जितने दंगे हुए उसकी लिस्ट मैंने बिहार तक पे आपको बता दी है। आज तो कांग्रेस पार्टी जब मजबूत थी तब तो आपने मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं किया। जब आप हट्टे कट्टे थे, मोटे ताजे थे, 400-400 सीट जीतते थे, तब तो मुसलमानों की याद नहीं आई। आज तो आप नीतीश जी और लालू जी के बैसाखी पर हैं। यानी 24 का चुनाव देखते हुए ऐसा बयान दिया जा रहा है? नहीं, वो बयान दे रहे हैं, वो सेंट्रल स्टेज में रहना चाहते हैं, क्योंकि इधर नीतीश जी भी ट्राई कर रहे हैं, कन्वेनर सुना कि बनना चाह रहे हैं, 12 दल की कोई बैठक कर रहे हैं यहाँ। 12 तारीख को 16 दलों की बैठक, 16 दलों ने हामी भर दिया आने के लिए। अच्छा, सिर्फ 16 ही भरे हैं? इन 16 दल के कांग्रेस को छोड़कर और जेडीयू को छोड़कर, क्योंकि जेडीयू की तो असली संख्या 2 ही हुई ना, जो 14 में जीते थे। हमारे 7 जीते, वो तो कमल के फूल वालों ने जीता है। अगर मान लिया भागलपुर से जीत गया था जेडीयू का उम्मीदवार, तो अगर बीजेपी के लोगों ने मदद न की होती तो जीत जाते क्या? तो उसको तो गिनती नहीं करेंगे। उसके अलावा कांग्रेस और जेडीयू के अलावा कितने सांसद हैं उन दलों के, जरा ये भी 16 सांसद भी हैं क्या उनके, गिन के भी? तो और संख्या, बनर्जी आ जाते हैं, अब वो आ जाएं कि नहीं आएंगी, अब इसमें भी बहुत $1 मिलियन क्वेश्चन है। तो नीतीश बाबू यहाँ मेहनत कर रहे हैं, चर्चा में ठीक है, बिहार की जो नाकामियां हैं उसका फोकस बदलने का प्रयास हो रहा है कि चुनाव जो है अगला लोकसभा वो बिहार के मुद्दे पे ना हो, बल्कि कोई सेंट्रल स्टेज में आकर मुद्दा बदला जाए, इसके लिए कोशिश हो रही है। उनको मानते हैं कि नहीं वो चेहरा बन सकते हैं क्या? आपको लगता है कि प्रधानमंत्री का चेहरा बन सकते हैं? वो तो खुद ही कह रहे हैं कि नहीं है दौड़ में, तो हम जबरदस्ती हम थोड़ी बता दें कि चेहरा बन सकते हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए संख्या चाहिए, दो एमपी से संख्या नहीं होती है, उनको जीतना 2 सीट भी नहीं है। तो प्रधानमंत्री के लिए संख्या चाहिए 272, हिंदी में 272, तो आएगी इनको 2 सीट, और 7 और 2 कहां से आएगी? यानी वो उसके लिए 272 सीट चाहिए प्रधानमंत्री। आप कह रहे हैं कि जो ये विपक्षी एकता कर रहे हैं नीतीश कुमार, ये डाइवर्ट करने के लिए कर रहे हैं। देखिए, मतलब बिहार के मुद्दा को छोड़ के लोग वहां के एक अन्य मार्ग में रहने के लिए 43 सीट में आप रह सकते हैं किसी न किसी बैसाखी के साथ, कम से कम 43 एक अन्य मार्ग, यानी बिहार में रहने के लिए। और दिल्ली में 7 कल्याण लोक कल्याण मार्ग जो है, पुराना रेस कोर्स, उसमें रहने के लिए 50 सीट, चंद्रशेखर जी वाला भी कम से कम सीट चाहिए ना। तो जेडीयू आप बता दीजिए, बिहार तक पे हमको समझा दीजिए कि वो 50 से ऊपर सीट भी लड़ने वाले हैं क्या? तो कैसे होगा? यानी ये अन्य मार्ग थोड़ी है, वो 7 रेस कोर्स है लोक कल्याण मार्ग, उसके लिए 272 सीट चाहिए, और उसका हिसाब आप ही समझा दीजिए उनकी तरफ से। अगर उनका प्रवक्ता न समझाए, वो लोग कह देते हैं इतना यहां से घटा देंगे, इतना यहां से घटा देंगे, इधर से इधर काट देंगे, उधर से उधर काट देंगे। ये आर्किटेक्ट हैं क्या? नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता अपार पे है, 14 और 19 से भी ज्यादा लोकप्रिय हैं प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने डिलीवर करके दिया है। लोकतंत्र का मंदिर भी बनाया और राम मंदिर भी बनाया, बायकाट भी किया लोगों ने।
बाइकाट करने से क्या होगा, जाके वहीं बैठेंगे और सत्र शुरू होगा वहीं से। सत्र में वहीं जाएंगे। और ऐसा कर लें कि अगर वो संसद नहीं पसंद है तो न जाएं। जब बाइकाट किया तो क्यों जा रहे हैं उसमें? पुराने वाले में बैठे। नहीं, पुराने में बैठे और पुराने में जाके बैठ जाएं, साइन करने चले जाएं, हम लोग अलाउ कर देंगे, रजिस्टर में साइन कर दें, तनख्वाह उनका ले लें। क्योंकि आइंदा वो जो बाइकाट कर रहे थे उन सबको पता है कि वो आइंदा आने वाले नहीं है, तो उस बिल्डिंग में बैठे क्यों? का जो सत्र चलेगा उसमें तो जाएंगे ही। और जब पसंद ही नहीं है तो क्यों जाएंगे? आरजेडी के तो 0 सीट है, समझ में आता है। इसलिए आरजेडी ने तो अपना बता दिया कि भाई ताबूत लायक सीट है उनके पास। लेकिन जेडीयू के पास तो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से 16 सदस्य हैं, स्वीट 16। तो वो तो मजा आया बीजेपी की वजह से ना। अकेले जब लड़े थे तो क्या हुआ था, 2, अभी हैं 16 और 16 से फिर आएंगे 2 पे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह क्या करेंगे, जाएंगे कि नहीं? अब देखिए, ललन बाबू बहुत वरिष्ठ आदमी है। हम लोग जब पढ़ते थे स्कूल में और जेपी आंदोलन में हम 3-4 साल 5 साल के होंगे, तब के नेता हैं ललन बाबू, बुजुर्ग हैं। तो उन पर जो है हम बुजुर्ग लगते नहीं है। नहीं, हमसे आप तो जानते हैं, हम तो तमीज में ही। हाँ, वो तो आप अपनी उम्र कम करने को हमें आप बड़ा बता सकते हैं, अच्छी बात है। लेकिन ललन बाबू राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एक पार्टी के। तो और वो भी पार्टी जो है अभी राष्ट्रीय दर्जा पता नहीं है या नहीं है, नहीं पता मुझे। तो मैं उन्होंने क्या कहा नहीं कहा, ललन बाबू पर तो विजय सिन्हा जी बोलते हैं, तो उन्हीं के जिम्मे ही काम है। अच्छा ये बताइए, पिछली बार तो टिकट पार्टी ने नहीं दिया आपको, इस बार भागलपुर से चुनाव लड़ेंगे ना? देखिए, भागलपुर मेरे दिल में बसता है और मुझे ऊपर वाले का शुक्र है कि भागलपुर की जनता मुझसे बेहद प्यार करती है। मैं जब भी भागलपुर जाता हूँ तो वो मुझे उससे ज़्यादा कहीं अच्छा लगता ही नहीं। तो मेरी पार्टी तय करती है, जो सीटिंग एमपी भी है उसका टिकट भी पार्टी का सेंट्रल इलेक्शन कमेटी तय करता है, ठीक है ना। तो जो सीटिंग एमपी है वो भी कह सकते हैं क्या कि हम ही लड़ने वाले हैं, तो मैं कैसे कह सकता हूँ? तैयारी तो आपकी रहती हाँ, है। मैं जरूर चाहता हूं कि अगर पार्टी मुझे जो भी हुक्म करेगी तो मैं पार्टी के हुक्म पे चलता हूं। 2019 में 14 में कम वोट से रह गए थे, लेस देन 1% वोट से, और तब भी 5 साल हमने मेहनत किया। 19 में वो सीट जेडीयू को चली गई, उस पर भी कितना विवाद हुआ था पता है आपको। लेकिन मेरी पार्टी ने मुझे साफ तौर पे कहा था कि अगर सीट न गई होती तो आप ही लड़ते, लेकिन अलायंस में वो सीट चली गई, इसलिए मैं पार्टी में काम करता रहा ईमानदारी से। तो पार्टी ने अभी लड़े फिर भी संपर्क में रहे? नहीं, मैं रहता ही हूँ। मैं महीने में 10 दिन वहां रहता हूँ। मैं लोग हर दुख सुख में भागलपुर के डेवलपमेंट के लिए, वहां के विकास के लिए, यानी जब तनख्वाह मिलती थी सांसद की तब भी मैं काम करता था, अब बिना तनख्वाह के भी मैं काम करता हूँ। अभी एमएलसी बना तो मैंने भागलपुर ही अडॉप्ट किया, तो मैं वहाँ जाता रहता हूँ। लेकिन मेरे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में कौन कहाँ लड़ेगा ये तय केंद्रीय चुनाव समिति करेगी। कोई नेता नहीं कह सकता कि वो वहाँ लड़ेगा, या कोई खुद नहीं कह सकता कि हम यहाँ लड़ेंगे। तो पार्टी जो हुक्म देगी, पार्टी तो हमें बोली कि जाओ कश्मीर कमल खिलाओ, तो हम वहाँ जाके कमल खिलाने गए। पार्टी ने कहा था जाओ किशनगंज, 75 साल में एक बार जीते, वो सीट जीत कर लाए। पार्टी ने कहा जहां कांग्रेस ने दंगा कराया था और नफरत की बयार बहाई थी, उस भागलपुर जाओ वहां कमल खिलाओ, वहां 2 बार कमल खिलाया। तो पार्टी जो काम कहती है, देखिए मैं बड़बोल नेता नहीं हूं, मैं ये मानता हूं कि मेरी जो भी हैसियत है वो पार्टी की वजह से है। शाहनवाज हुसैन को शाहनवाज हुसैन बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी है। माँ बाप ने जन्म दिया और पार्टी ने मुझे आगे रख के पूरी इज्जत देने का काम किया, तो मैं अपनी पार्टी के लिए काम करता हूँ। चलिए, आप उम्मीद यही है कि आपको पार्टी फिर से एक बार टिकट दे। आपने हमसे बातचीत की
बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।